हेलो डियर फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल माय यूट्यूब चैनल MSG करियर पॉइंट। प्यार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ने चल रहे हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की एक बहुत ही खूबसूरत पोयम द फाउंटेन अ कन्वर्सेशन। दोस्तों, द फाउंटेन फुल टाइटल है, उसका सब टाइटल है अ कन्वर्सेशन। ऐसा भी कभी एग्जाम में आ जाता है, द फाउंटेन विच इज़ द सब टाइटल ऑफ द फाउंटेन पोएम ना, तो अ कन्वर्सेशन आप बोलेंगे। और इस पोएम को राइट किया गया था 1799 में और पब्लिश कब हुआ? 1800 में पब्लिश हुआ था। और इस पोएम में टोटल 72 लाइन है, हर 18 स्टैंजा है। 72 लाइन से 18 स्टैंजा है और हर स्टैंजा 4 लाइन का है। क्लियर? तो हर स्टैंजा 4 लाइन का है, 18 स्टैंजाज हैं और 72 लाइन्स हैं टोटल। और लिखा कहाँ गया है पोएम को लिखा गया है गोसलर नामक स्थान पर। कहाँ लिखा गया? गोसलर नामक स्थान पर। ठीक, तो याद रखेंगे इतने फैक्ट को। 1799 में राइट किया गया, 1800 में पब्लिश कराया गया, 72 लाइन्स हैं, 18 स्टैंजाज हैं और हर स्टैंजाज में 4 लाइन है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब और एक एक लाइन बाय लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ेंगे, एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको ज़रूर समझ में आएगा। We talked with open heart and tongues, affectionate and true, a pair of friends, though I was young and Matthew 72। एक्सप्लेन करने से पहले जान लीजिए इस पोएम में 2 कैरेक्टर्स हैं। 2 कैरेक्टर, एक पोएट खुद है, पोएट मीन्स विलियम वर्ड्सवर्थ खुद हैं, और अगला कैरेक्टर मैथ्यू की उम्र कितनी है? लिखा गया है 72 के मैथ्यू हैं। पोएट कितने वर्ष के हैं? इस समय 29 के हैं। अब कैसे हैं 29? ये भी हमें बता दो, क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म आप जानते हैं 1770 में हुआ और पोएम कब लिखा गया? अभी हमने बताया 1799 में, मतलब 1799 में। तो 99 और इससे माइनस करेंगे तो 22 ही आएगा, मतलब 22 ईयर के थे उस समय विलियम वर्ड्सवर्थ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। We talked with open heart and tongues affectionate true। हम दोनों खुले मन से खूब अच्छे से बातें कर रहे थे। A pair of friend, दोनों दोस्त। Though I was young, यद्यपि मैं नौजवान था, लेकिन मैथ्यू 72 का था। ठीक, आगे क्या बात होती है? We lay beneath a spreading oak beside a mossy seat। हम एक ओक ट्री के नीचे बैठे थे। ओक ट्री होता है, ओक वृक्ष होता है, उसके नीचे बैठे थे। बिसाइड अ मोजी सीट, और मोजी का मतलब होता है काई, कवक लगा हुआ। इस तालाब के किनारे, फव्वारे किनारे काई लग जाती है, फंगस टाइप ना, तो काई कवक से लगा हुआ सीट थी उसके बगल में। ओक वृक्ष के नीचे हम दोनों बैठे थे। एंड फ्रॉम द टॉप ऑफ माउंट फाउंटेन ब्रोक। फाउंटेन मीन्स जानते हैं फव्वारा, क्या होता है? फव्वारा। तो जहाँ हम बैठे थे वहाँ से फव्वारा निकल रहा था। कहाँ से? झाड़ियों से, टर्फ मतलब वृक्षों के झुरमुटों से किनारे से होकर के निकल रहा था। एंड गरगल्ड एट आवर फीट, हमारे पैरों के नीचे से होते हुए, गरगल्ड का मतलब कलरव की ध्वनि करते हुए फव्वारा आगे बढ़ रहा था। ठीक, तो एक फव्वारा हमारे पैरों के नीचे से, झुरमुटों से निकलते हुए पैरों के नीचे से बह रहा था। तो जिस वक्त हम दोनों दोस्त ओक वृक्ष के नीचे बैठे हुए थे। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ मैथ्यू आई सेड, लेट अस मैच दिस वाटर प्लेजेंट ट्यून विथ सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग ऑफ कैस दैट शूट अ समर नून। फिर हमने क्या? आई सेड मीन्स मैंने बोला, मीन्स पोएट कह रहा है कि पोएट कहा कि मैथ्यू लेट्स मैच दिस वाटर प्लेजेंट ट्यून, कि मैथ्यू चलो इस पानी की आवाज़ से मैच करता हुआ कोई ट्यून सुनाओ, कोई गीत सुनाओ मैथ्यू, जो कि इस पानी के कलरों की ध्वनि से मैच करता हुआ हो। विथ सम ओल्ड बॉर्डर सॉन्ग, कोई भी पुराना सॉन्ग भी हो, बॉर्डर सीमावर्ती सॉन्ग हो, या फिर आ कैच दैट शूट समर नून, या फिर ऐसा ही कोई सुना दो जो समर न्यून से मैच करता हुआ हो ना। समर नून से मीन्स समर सीजन से मैच करता हुआ कोई गीत सुना दो, ऐसा पोएट ने कहा, मैथ्यू से अर्ज किया।
आगे मैथ्यू कहते हैं, आर ऑफ द चर्च क्लॉक एंड द चाइम्स सिंग हियर बीनीथ द शेड दैट हाफ मेड थिंग्स ऑफ विटी राइम्स विच यू लास्ट अप्रैल मेड। आगे कहते हैं पोएट, या फिर चर्च क्लॉक द चाइम, जो चर्च में बजता है, गिरजाघर में जो बजती है म्यूज़िक वही सुना दो। आ सिंग हेयर बीनीथ द शेड, है ना, इस छाँ में, मीन्स ओक ट्री के छाँ में बैठे बैठे वही गिरजा घर वाला ही सुना दो। और दैट हाफ मैड थिंग्स ऑफ विटी राइम, या फिर कोई भी आधा मूर्खतापूर्ण वाला ही सॉन्ग सुना दो, चलेगा, थोड़ा बहुत राइम करता हुआ हो। या विच यू लास्ट अप्रैल मेड, है ना, जो तुमने पिछले अप्रैल में बनाया, जो तुमने पिछले अप्रैल में ही अपना गीत और राइम बनाया है वही सुना दो। ऐसा कवि ने कहा। किससे कहा? मैथ्यू से। देखिए मैथ्यू क्या सुनाता है। इन साइलेंस मैथ्यू ले एंड आइज द स्प्रिंग बीनीथ द ट्री एंड दस द डियर ओल्ड मैन रिप्लाई द ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ले। इन साइलेंस, अब अभी साइलेंस था, मैथ्यू अभी शांत था, मैथ्यू लेटा हुआ था, एंड आइज स्प्रिंग बीनीथ द ट्री, है ना, तो अभी वृक्ष के नीचे मैथ्यू आराम से लेटा हुआ था। एंड दस द डियर ऑफ ओल्ड मैन रिप्लाइड, अब वो बूढ़ा व्यक्ति उत्तर दिया, द ग्रे हेयर्ड मैन ऑफ ग्ले, ग्रे हेयर जिसके बाल ग्रे हो चुके थे, पीले हो चुके थे, तो उस व्यक्ति ने अब खुशहाली से, ग्ली मतलब प्रसन्नतापूर्वक रिप्लाई देना स्टार्ट किया। क्या रिप्लाई देते हैं? देखिए, नो चेक नो स्टे दिस स्टीमलेट फियर हाउ मेरली इट गोज इट विल मर्मर ऑन 1,000 ईयर्स एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लोज। नो चेक मीन्स कोई बाधा नहीं, कोई ठहराव नहीं, दिस स्ट्रीमलेट फियर, और जो स्ट्रीम जो धारा बह रही विदाउट फियर मीन्स बिना डर के, बिना रुकावट बाधा के, या जो जलधारा फव्वारा बह रहा है, हाउ मेरली इट गोज मीन्स कितना सुंदरतापूर्वक बहते हुए जा रहा है। इट विल मर्मर ऑन 1,000 ईयर, और यह हजारों साल तक ऐसे ही चलता जाएगा। एंड फ्लो एज नाउ इट फ्लो, जैसा आज बह रहा है यह हमेशा ऐसे ही बहता रहेगा, जलधारा ऐसे ही बहती रहेगी। एंड हेयर, देखिए मैथ्यू अब जलधारा को देख करके अपने पुराने दिनों को याद कर रहा है। नाउ हेयर्स ऑन हिज डिलाइटफुल डेज आई कॉन्ट चूज बट थिंक हाउ आफ्ट अ बिगोरस मैंस आई ले बिसाइड दिस फाउंटेन ब्रिंक। आगे कहता है, एंड हेयर ऑन दिस डिलाइटफुल डे मीन्स अपने डिलाइटफुल डे का मतलब अपने यंग एज डे। मैथ्यू अपने यंग एज डे, जवानी वाले दिनों को याद करते हुए कहता है, आई कांट चूज बट थिंग्स, मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, बस अब सोच सकता हूँ, मीन्स पुराने दिनों को मैं याद कर सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता। तो हमारे पुराने दिनों में क्या हुआ था, हाउ ऑफ्ट विगोरस मैंस आई ले मीन्स मैं अक्सर यहाँ आया करता था, आई ले बिसाइड दिस फाउंटेन ब्रिंक, इसी फाउंटेन फव्वारे के बगल में मैं अपने ज़माने के दिनों में भी आकर के लेटा रहता था, बैठा रहता था। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब उसमें क्या था, माई आइज आर डिम विथ चाइल्डिश टीयर्स, माई हार्ट इज आइडली स्टीयर्स, फॉर द सेम साउंड इज इन माई ईयर्स विच इज दोज डेज आई हर्ड। माई आइज आर डिम, आँखें अब धुंधली हो चुकी हैं, चाइल्डिश टीयर जो पुरानी बचकाने वाली बातें हैं, अब पुरानी बातें अब नहीं रह गई, अब कमज़ोर हो चुका है मैथ्यू, आंखें धुंधली हो चुकी है। माई हार्ट इज़ आइडली टीयर, लेकिन उसके हार्ट में वो पुरानी वाली यादें अभी भी ताज़ा हैं। कहता है, फॉर द सेम साउंड इज़ इन माई ईयर्स, अभी भी वही पुरानी आवाज़ जो पहले मैं अपनी जवानी के दिनों में इस फाउंटेन के पास आकर सुना करता था, वो आवाज़ अभी भी मेरे कानों तक है। विच इन दोज डे आई हर्ड, जो सांग, जो धुन, जो लय अथवा राइम में उन दिनों सुना करता था, आज भी मुझे याद है। 10 फेयर्स इट स्टिल इन आवर डिके एंड एट द वाइजर माइंड। 10 फेयर इज स्टिल इन आवर डिके, आवर डिके मतलब मैं अब तो डिके हो चुका हूँ, मतलब हमारी जो अवस्था है, शरीर जो है डाउन पड़ गई है, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, लेकिन अभी भी वो पुरानी यादें, पुरानी तस्वीर हमारी नज़र में, निगाहों में पड़ी हुई है। एट वाइजर एंड माइंड, उस समय की जब हमारा दिमाग एकदम दुरुस्त था, मैं बुद्धिमान था। मोर लेस फॉरवर्ड दे, ठीक,
mournless for what age takes away than what it leaves behind. Mournless for what age take away, बहुत अच्छी लाइन है। कहता mournless, हम उन चीज़ों पे कम, जो चीज़ें चल रही हैं उन पर हम कम दुख जताते हैं, बल्कि देन व्हाट लिव्स बिहाइंड, जो चीज़ें बीत गई हैं उनको सोच कर के हम ज़्यादा दुखी रहते हैं। जो चीज़ें पुरानी बीत गई हैं उनको सोच कर ज़्यादा दुखी रहते हैं अपेक्षा जो चीज़ें चल रही होती हैं। तो इस लाइन को बड़ा ही इम्पोर्टेंट लाइन मान सकते हैं आप। ये दोनों लाइन बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। मोर्नलेस फॉर व्हाट एज टेक्स, ठीक, इसको याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। Blackbirds amid leafy trees, the lark above the hills, let's lose their carol when they please, or quite when they will. The blackbird, एक काली पक्षी, amid the leafy trees, वृक्षों के मध्य काली पक्षी, and lark above the hill, और पहाड़ी के ऊपर से लार्क पक्षी, let lose their carol, अपने कैरोल का मतलब ध्वनि को, गीत को गा रही है, and when they please, जब वो खुश रहते हैं। मीन्स ब्लैक बर्ड और लार्क बर्ड पहाड़ी पर, वृक्षों पर तभी गीत गाते हैं जब वो खुश रहते हैं। आर क्वाइट व्हेन दे विल, और जब उनकी इच्छा होती है तो शांत हो जाते हैं। पक्षी भी मतलब जब खुश रहते हैं तब गीत गाते हैं, जब नहीं चाहते हैं तो नहीं गाते हैं। ऐसा कौन कह रहा है? मैथ्यू कह रहे हैं। मीन्स कहने का मतलब कि हम मानव दुखी रहते हैं पुरानी बातों को सोच करके, लेकिन एक पक्षी होती है जो वो हमेशा खुशहाल रहती है, बल्कि जब खुशहाल नहीं रहती है तो शांत रहती है, पुरानी बातों को नहीं सोचती है। आगे विथ नेचर्स नेवर डू द वेज अ फुलिश स्ट्राइप दे सी अ हैप्पी यूथ एंड देयर ओल्ड एज अ ब्यूटीफुल एंड फ्री। विथ नेचर नेवर डू द वेज का मतलब अपनी वर्क को, है ना। तो प्रकृति में वो पक्षियाँ जो हैं खुश रहती हैं। नेचर नेवर डू, ऐसा वो सब नहीं करती, प्रकृति ऐसा नहीं करती। कहने का मतलब अ फुलिश स्ट्राइप देसी, कोई मूर्खतापूर्ण संघर्ष नहीं करती हैं। मूर्खतापूर्ण संघर्ष का मतलब होता है पुरानी बातों को याद करके कोई भी दुख नहीं फील करती हैं, यह मूर्खतापूर्ण होता है। अ हैप्पी यूथ देयर ओल्ड एज, हैप्पी यूथ बल्कि खुशहाल रहती हैं, एंड देयर ओल्ड एज, अपने पुराने दिनों में भी हैप्पी यूथ की तरह रहती हैं। इज़ ब्यूटीफुल एंड फ्री, क्योंकि यही सुंदरता है, वो सुंदर रहती हैं और फ्री सुंदर तरीके से अपनी ओल्ड एज को भी उसी तरीके से बिताती हैं जिस तरीके से यंग एज को बिताते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। और प्रकृति के साथ कोई भी स्ट्राइप नहीं करती हैं, कोई भी छेड़छाड़ नहीं। लेकिन हम मानव क्या करते हैं? ये बहुत खूबसूरत लाइन है, बहुत इम्पोर्टेंट लाइन है दोस्तों, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। आप समझिए, आप अभी पढ़ेंगे खुद ही समझ जाएंगे हाँ इम्पोर्टेंट क्यों है। बट वी आर प्लेस्ड बाय द हैवी लॉज एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, वी वियर अ फेस ऑफ जॉय बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर। बट वी आर प्रेस्ड बाय हैवी लॉज, लॉज का मतलब नियम कानून, सामाजिक कुरीतियाँ, परंपराएं, ये सब कह रहा है। लेकिन आज हम पुराने अपने जिम्मेदारियों से, रूढ़ियों से, सामाजिक बंधनों से एकदम दबे पड़े हैं, दबे पड़े हैं। एंड ऑफन ग्लैड नो मोर, और प्रायः हम हंसते नहीं हैं, प्रायः हम खुश नहीं रहते हैं इन बंधनों के चलते, जिम्मेदारियों के चलते। वी वियर फेस ऑफ जॉय, हम तभी फेस करते हैं, मतलब हम तभी हमारा चेहरा खुश रहता है, बिकॉज वी हैव बीन ग्लैड ऑफ योर, जब हम, योर का मतलब पास्ट, जब हम पास्ट अपनी पुरानी बातों को याद करते हैं, पुराने दिनों को याद करते हैं, तभी हम खुश रहते हैं। तो आज हम प्रेजेंट को सोच करके खुश नहीं रहते, क्योंकि हम जिम्मेदारियों के चलते, सामाजिक बंधनों से बहुत दब चुके हैं। बल्कि हम खुश भी रहते हैं तो अपनी प्राचीन पुरानी बीती हुई दिनों को याद करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इफ़ देयर बी वंस हु नीड बी मोन्स हिज काइडेड लेड इन अर्थ द हाउसहोल्ड हर्ट्स दैट वर हिज ओन, इट इज़ मैन ऑफ मर्थ। देखिए ये भी बड़ी अच्छी लाइन है। इफ़ देयर बी वन हु नीड बी मोन,
अगर कोई बीमोन मतलब कोई रोता भी है, हिज काइंडेड कोई रिश्तेदार इन हिज अर्थ, कहने का मतलब जब कोई किसी की डेथ हो जाती है, कोई अर्थ में दफन हो जाता है, कब्र में दफन हो जाता है, तो कौन व्यक्ति रोता है? ऐसा व्यक्ति रोता है द हाउस होल्ड हर्ड, जो बहुत करीबी हो, दैट वेयर हिज ओन, कोई अपना हो, एंड इट इज़ द मैन ऑफ मर्थ, और कैसा व्यक्ति हो? खुशहाल व्यक्ति हो। मतलब किसी के मरने के बाद आज वही व्यक्ति रोता है जो पहले से ही खुशहाल रहता है। आई होप आप लाइन समझ गए हैं। वही व्यक्ति रोता है जो पहले से खुशहाल रहता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी दुखी ही रहते हैं। जो दुखी रहता है तो उसका रोने का क्या मतलब है ना? तो यही कह रहा है कवि कि वही व्यक्ति रोता है किसी के कब्र पर, मृत्यु पर, जो काफ़ी पहले से खुशहाल रहता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। माई डेज माई फ्रेंड आर ऑलमोस्ट गॉन। अब आगे कहता है मैथ्यू, मेरे दिन, मेरे दोस्त सब चले गए हैं, मेरा दिन भी ख़त्म हो गया, लगभग मैं ओल्ड एज में आ गया, मेरे दोस्त लोग भी अब गायब हो गए हैं और मेरा साइमन भी चला गया है। माई लाइफ हैज़ बीन अप्रूव्ड, मेरा जीवन जो है अब लगभग अप्रूव्ड है, मतलब ठीक ठाक ख़त्म सा हो गया है अब, लेकिन मैं अपनी लाइफ से मतलब संतुष्ट हूँ, अप्रूव मतलब खुश हूँ, संतुष्ट हूँ, कोई शिकायत नहीं अभी। एंड माई लव्स मी एंड मैनी लव्स मी, क्योंकि बहुत से लोगों ने मेरे से प्यार किया, बहुत से लोग प्यार करते हैं, बट बाई नन एम आई एनफ बिलव्ड, लेकिन मैं किसी के द्वारा बहुत ज़्यादा बिलव नहीं किया गया। और हाँ, अब मुझे प्यार करने वाला कोई नहीं, कहने का मतलब। ठीक, यहाँ क्योंकि मैथ्यू के सारे जितने भी सन हैं, सन्स की डेथ हो चुकी है, जितने भी बेटे हैं सबकी मौत हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, तो वही कह रहा है पोएट, मेरा दिन ख़त्म हो गया, मुझसे अब उस तरीके से कोई प्यार करने वाला नहीं बचा, लेकिन हाँ मैं अपने दिनों से काफ़ी संतुष्ट रहा हूँ। नाउ बोथ हिमसेल्फ, अब देखिए, नाउ बोथ हिमसेल्फ मी हिज रॉन्ग द मैन हु दस कंप्लेन, I live and sings my idle songs upon this happy plain. Now both, कभी कहता है, वर्ड्सवर्थ लिख रहे हैं कि अगर हम सोचते हैं, अगर हम कोई कंप्लेन करते हैं मिस मैथ्यू के जीवन के बारे में, अगर हम सब कंप्लेन करते हैं तो हम सब गलत हैं। I live and sings my idle song, हाँ, मैथ्यू कहता है कि अगर कंप्लेन करो तो मैं गलत हूँ, मुझे किसी से कंप्लेन कोई नहीं है, कोई शिकायत नहीं है, मैं जीता हूँ, आई सिंग मैं गाता हूँ, आई माई आइडल सॉन्ग, मैं अपने जीवन को आसानी से बहुत अच्छे से जी रहा हूँ, पुरानी बातों को सोच करके, अपने ओल्ड एज को सोच करके मैं जी रहा हूँ, गाते हुए जीता हूँ, मतलब मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं, मुझे किसी से कंप्लेन नहीं है। अपॉन दिस हैप्पी प्लेन, ठीक, हैप्पी प्लेन मतलब इस खुशहाल ज़मीं पर मैं खुश हूँ, किसी से मुझे कंप्लेन नहीं है। एंड मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रंस डेड आई विल बी अ सन ऑफ दी, एट दिस ही ग्रैब्स माई हैंड एंड सेड अलाउस दैट कांट बी। आगे, एंड मैथ्यू फॉर दाई चिल्ड्रंस डेड, अब पोएट कहता है, यहाँ पर विलियम वर्ड्सवर्थ अब कह रहे हैं। अभी तक देखिए, यहाँ पर एक बात मैं याद करा दूँ, स्टार्टिंग फोर स्टैंजा जो है ये पोएट कहता है, उसके बाद बीच का 10 स्टैंजा मैथ्यू कहते हैं, और फिर लास्ट का 4 स्टैंजा फिर पोएट कह रहा है। इस बात को आप याद रखेंगे। स्टार्टिंग 4 स्टैंजा जो होता है कवि के द्वारा बोला जाता है, फिर 10 स्टैंजा टोटल मैथ्यू के द्वारा, उसके बाद 4 स्टैंजा कवि के द्वारा। ठीक, तो इस बात को याद रखेंगे। अब देखिए कौन बोल रहा है, अब कवि कहता है कि मैथ्यू, अगर आपके बच्चे, तुम्हारे बच्चे जो है ख़त्म हो गए, मर गए हैं, तो आई विल बी अ सन ऑफ दी, मैं, आप टेंशन न लें, मैं आपका बेटा बन कर के सेवा कर सकता हूँ, मैं तुम्हारा बेटा बन जाऊँगा। एट दिस ही ग्रैब्स हिज हैंड, इतना सुनते ही मैथ्यू उनके हाथों को पकड़ लेता है, कवि के हाथों को पकड़ लिया, एंड सेड, और बोला, अलास दैट कांट बी, नहीं अब बहुत लेट हो चुकी, मतलब मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे बेटे बनो। ठीक, मिस मैथ्यू अपने आप से खुश है। आगे, वी रोज अप फ्रॉम द फाउंटेन साइड एंड डाउन द स्मूथ डिसेंट ऑफ द ग्रीन शिप ट्रैक
डिड वी ग्लाइड एंड थ्रू द वुड वी वेंट। आगे क्या कहता है, अब हम सब उठ गए, हम दोनों उठ के फाउंटेन साइड से वहाँ से उठ करके डाउन द स्मूथ डिसेंट, नीचे मैदान साइड में मीन्स पहाड़ से उतरते हुए पहाड़ी की साइड से अब जाने लगे। ऑफ ग्रीन शिप, जहाँ पर हरियाली की तरफ, ट्रैक्स वी ग्लाइड मीन्स जहाँ शिप का रास्ता बना हुआ था उस रास्ते से, भेड़ बकरियों वाले रास्ते से होते हुए नीचे उतरने लगे। एंड थ्रू द वुड वी वेंट, जंगल के द्वारा, लकड़ियों के रास्ते के द्वारा हम आगे बढ़ने लगे। अब लास्ट स्ट्रेंजा है, एंड अर वी केम टू लियोनार्ड रॉक्स ही sang those witty rhyme about the crazy old church clock and the bewildered chime। and we came लियोनार्ड, और आगे कहाँ आते हैं, लियोनार्ड रॉक पहाड़ी की तरफ पहुँच जाते हैं। ही sang those witty rhyme, अब मैथ्यू अपने पुरानी गानों को गाना स्टार्ट कर देता है। अबाउट द क्रेजी ओल्ड चर्च क्लॉक, वही गिरजाघर के पुराने गीत को गाना स्टार्ट कर दिया। एंड द बेविल्डर्ड चाइम, बेविल्डर्ड चाइम मीन्स वही उपहासपूर्ण वाला, मूर्खतापूर्ण पुरानी गानों को याद करते हुए मैथ्यू गाना स्टार्ट कर देता है। वही गीत जो कभी अभी पोएट 4th स्टेंजा तक रिक्वेस्ट कर रहा था कि मैथ्यू कोई गीत गाओ, अब मैथ्यू जब चल रहा है तो गाना स्टार्ट किया। तो डियर फ्रेंड्स, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन ज़रूर समझ में आया होगा। आई होप आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल पर सब्सक्राइब कर लें। ठीक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।